दोस्तों नमस्कार। बोलो तो सब सुनेंगे कि आज के एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बात होगी संगीत की और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे देश के जाने माने सितार वादक पंडित अवनिंद्र शेवलीकर। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले श्रोताओं, सुनने वालों, मैं आपको पंडित अवनिंद्र शेवलीकर का परिचय दे दूं। पंडित अवनिंद्र शेवलीकर सितार वादन परंपरा में चौथी पीढ़ी के नुमाइंदे हैं, यानी इनके पहले 3 पीढ़ियां लगातार सितार वादन करती आई हैं। हम आपको बताएं कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आपके पिताजी पंडित सुधाकर शेवलीकर जी से प्राप्त की और उसके बाद इमदाद घानी घराने के जाने माने विश्व विख्यात सितार वादक पंडित बिमलेंदु मुखर्जी से आपने सितार की बारीकियां सीखी। महज 7 साल की उम्र में आपने पहली बार स्टेज पर यानी मंच पर प्रवेश किया, मंच पर कदम रखा। ये भी हम आपको बता दें, 17 साल की उम्र में आपने आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप अभिनव संगीत समाज जो कि इंदौर में है, वहाँ पर भी जो संगीत प्रतियोगिता हुई थी जिसमें सितार वादन में आप अव्वल रहे। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि आप खैरागढ़ विश्वविद्यालय से आपने संगीत में एमए किया है और आप मेरिट में प्रथम रहे हैं। सुरमणि की उपाधि से आप सुर सिंगार संसद मुंबई से आपको ये उपाधि प्राप्त हुई है और इसके अलावा भातखंडे संस्थान रायपुर से आपको सुर रत्न की उपाधि प्राप्त हुई है और लगातार आप सितार वादन करते आ रहे हैं। हमारे देश के प्रतिष्ठित समारोह में आपने शिरकत की है और देश के साथ विदेशों में भी, यानी मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे संसार का कोना बचा होगा जहां आप नहीं पहुंचे होंगे। आपने अपना सितार वादन किया है। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है। आज हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगी कि आप चौथी पीढ़ी हैं, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा शायद पहली बार ये पॉडकास्ट में मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ। जी। और आपका सवाल कि एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा जन्म उस परिवार में हो गया जहाँ संगीत था। और मेरी 3 पीढ़ियों से मेरे पहले की संगीत हो रहा था। मैंने तो अपने दादाजी देखे हैं जो वायलिन बजाते भी देखा है, उन्हें सितार बजाते देखा है, तबला बजाते देखा है। तो और हमारे जो चाचा, जो हमारे पिताजी के भाई हैं, वो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए मैंने देखा है बचपन में। यानी आप संगीत के बीच पले बढ़े। जी जी जी। और जो मेरी पहली शुरुआत हुई थी वो दादाजी के सितार पे। दादाजी के पास एक छोटी सी सितार थी जो वो शौक़ से अपने लिए रखी थी और वो बजाते थे। तो उन्होंने उसी शर्त पे दी थी कि तुम सीरियसली बजाओगे तो मैं अपनी सितार दूंगा। अच्छा। और उस सितार पे मेरी तालीम शुरू हुई पहली 5 साल की उम्र में। तो उस समय तो इतना नहीं समझ में आता था कि सितार है क्या, ये भी नहीं समझता होगा। सितार, संगीत सब चल रहा है, खेलते खेलते शुरू हो गया। तो अब समझ में आता है कि हाँ, घर में संगीत था तो उसका जो एडवांटेज है अब समझ में आता है। उस समय तो बस शुरू हो गए थे। ये मैं जैसा कि अक्सर कहती हूँ कि जिनके घर में संगीत होता है उनके खून में अपने आप संगीत बहने लगता है क्या, या वो बाकी लोग जो शुरू से सीखते हैं उनसे बेहतर तरीके से बजा सकते हैं या उन्हें महारत ज़्यादा हासिल होती है? नहीं, महारत ज़्यादा हासिल से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, पर जितनी मेहनत जिस चीज़ को हासिल करने के लिए लगती उतनी तो करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा एस्थेटिक्स या वो चीज़ कभी कभी थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। यदि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसमें संगीत जिसके घर में नहीं है फिर वो क्या करेगा। नहीं, वो भी उतना ही अच्छा कर पाता है, सिर्फ शायद उसको 1 घंटा ज़्यादा मेहनत लगती होगी। अच्छा, इतना फ़र्क है। हाँ। और मुझे 1 घंटा शायद कम लगी होगी, पर गलत है, सबको मेहनत उतनी ही लगनी है। जी, कम जी। ज़्यादा नहीं है।
हाँ, वो आपका जो एस्थेटिक्स है कि वहाँ वो एक दृष्टि होती है उसको, उसके सौंदर्य को देखने की, वो किसी को जल्दी खुल जाती है, समझ में आने लगता है कि हाँ इस चीज़ को कैसा कहना, जी। और कुछ जगह थोड़ा समय के बाद समझ में आती, तो उस उतना ही डिफरेंस मुझे लगता है। बाकी यदि कोई मुझे 10 साल की उम्र में वो दृष्टि आ रही होगी कि हाँ म्यूज़िकली इस फ्रेज को ऐसा करना है, या इसका मीन या इसका जो स्वरों का लगाव है वो इस तरह से जाना है, तो हो सकता है किसी को 12 साल में या 14 साल में समझा होगा, इतना ही फ़र्क है। बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी फ़र्क नहीं होता है उस जी। तरह से। ये सितार ये बड़ा डिवाइन एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बताइए, इसके थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा इसके बारे में। ऐसा कहते हैं कि सितार की जो उत्पत्ति हुई है वो वीणा से हुई है, जी। और सरस्वती का वाद्य। हाँ जी। माँ सरस्वती का वाद्य है, वहाँ से हुई है। और कहते हैं कि अमीर खुसरो साहब ने शायद इसकी उत्पत्ति की थी, ऐसा कहा जाता है। जी। और वीणा से फिर सितार और बना। शायद उस तरफ पर्शिया में या उस तरफ कहीं तो भी ईरान इराक में उधर एक सहतार करके जी। एक इंस्ट्रूमेंट होता था, जिस सह मतलब 3 तार होते थे उसमें, एक अच्छा। मेन और 2, तो ऐसे 3 तारों का एक इंस्ट्रूमेंट था। उसकी भी छोटी सी बनावट रहती है, लेकिन वो सितार जैसे ही गोल होता है छोटा सा, तो शायद वो भी एक इंस्पिरेशन था। वो सब मिलके एक चीज़ नई बनी। और मुझे डिवाइन तो सारा संगीत ही डिवाइन है हमारा, लेकिन सितार बहुत साइंटिफिक मुझे फील होती है। यदि हम फिज़िक्स और साउंड थ्योरी के हिसाब से भी बात करें, तो क्योंकि हमारे सितार में जो तरफ के स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी जो नीचे के स्ट्रिंग्स होते हैं यहाँ पर, वो हम लोग राग के हिसाब से मिलाते हैं, और जब वो राग पर्दे पे जब बजाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्वर होने लगते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, वो फ्रीक्वेंसी मिलना, वो एक फ्रीक्वेंसी में मिलाना, ये जो चीज़ें हैं, और उसका जो तुम्बे का जो एक रेजोनेंस होता है, गोलाई होती है, तुम्बे की जो एक थिकनेस होती है, तबली जो ऊपर की ये बॉडी होती है, इसकी जो थिकनेस होती है, ये सारी चीज़ों की बनावट एक पर्टिकुलर मेजरमेंट पे यदि होती है, तो उसका रेजोनेंस लकड़ी का अपने आप में एक आता है। तो बहुत साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। और जो हमारी जो एक ब्रिज जिस पे से तार जाता है, इसको ब्रिज, जिसको जवारी कहते हैं हम लोग, इस जवारी का भी एक लेवल होता है जिस पे कांटेक्ट तार का जो होता है, उसके हिसाब से उसका सस्टेन, यानी उसका जो तार का जो बजाने के बाद जो एक स्ट्रोक मार के वो सस्टेन आवाज़ कितने देर टिकती है, वो सारी चीज़ें, गूंज जो होती है, वो आस बोलते हैं उसको, वो आस जितनी लंबी, तो वो सारी चीज़ें इतनी साइंटिफिक हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट मुझे अपने आप में एक संपूर्ण लगता है। जी। आपने एक बार कहा था कि जो सितार को पूरा खोल ले और फिर से उसको पूरा अखंड रूप से बना दे, तो वही सितार का यानी अच्छी तरह जान सकता है, यानी, और जो सितार बजाने वाले को ये कला आनी चाहिए। सितार की थिकनेस होती है, अंदर खोलने के बाद कितनी थिकनेस है, यदि कम ज़्यादा होती है वो थिकनेस, तो उससे साउंड पे कितना फ़र्क पड़ता है, और एक जैसी होगी तो कितना रेजोनेंस बढ़ेगा, ये समझ में आता है। लेकिन ये मैं एक सितार वादक हूँ, तो मुझे मैंने खोल के देखा ज़रूर है, पर उसके लिए सितार मेकर ही चाहिए। हाँ, पर आप उसको बता सकें आपको क्या चाहिए, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक वो जब आप खोलते हैं तभी समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए। और वो इसमें एडिशन करते हैं आप? एडिशन, देखिए बेसिकली एडिशन तो नहीं हो सकता। हाँ, उसके थिकनेस पे, या तबली कितनी मोटी होगी, तुम्बा कैसा होगा, उसके जॉइंट्स, और तब जो डांड, ये जो डंडी है जिसको डांड कहते हैं, वो डांड की ग्रिप कैसी होगी, उसकी थिकनेस कितनी होगी, जवारी का लेवल कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें पैरामीटर। अच्छा, ये भी बहुत इंडिविजुअल है। जो साउंड मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है वो साउंड आपको अच्छा लगे।
क्योंकि आपका एक इंडिविजुअल एक आर्टिस्टिक एक थॉट प्रोसेस है, टेम्परामेंट आपको है। वो आपके थॉट प्रोसेस में एक साउंड आपको बहुत अपीलिंग लग रहा है, जो आपको वो साउंड आते साथ वो इंस्पायर करता है म्यूजिकली, तो वो साउंड आपके लिए बेस्ट है। मेरे लिए एक साउंड है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है ये साउंड आएगा तो मेरे को म्यूजिकली इंस्पायर करेगा, मेरे दिमाग में एक विचार म्यूजिकल एक थॉट प्रोसेस शुरू होगा। तो बहुत इंडिविजुअल प्रोसेस है, हर एक को आना चाहिए या मालूम होना चाहिए। यदि मालूम हो तो बहुत अच्छी बात ज़रूरी है, नहीं, हाँ। बहुत अच्छी बात है। जी, आप यानी उम्र के 5 साल से आपने सितार पकड़ लिया, आपके हाथ में सितार आ गया और फिर रियाज़, तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि बचपन में जो बच्चे खेल खेलते हैं, उससे कहीं आप अछूते रह गए, ऐसा कभी लगा आपको? क्योंकि रियाज़ तो बैठा के करवाया जाता रहा होगा हाँ, आपसे। बहुत ज़रूरी। जी, देखिए 5 साल की उम्र में तो समझ में आता नहीं था। हाँ, एक 5 साल का बच्चा 5 मिनट भी एक जगह बैठता नहीं है, हाँ, और मुझे कहा जाता था बैठो, हाँ, तो हाँ उतना फोर्सफुली मुझे बैठाया गया, तो उतना बैठना है, करना हाँ। है। पर मैं खेला भी बहुत। यदि मैंने अपने टास्क पूरे कर लिए तो मुझे कभी रोका नहीं गया। हुँ, और बहुत साल तक तो प्रेशर में ही रियाज़ हुआ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ हुँ, कि मैं यदि कहूँगा कि मैं 5 साल का था और 5 साल, साढ़े 5, 6 साल के बाद मैं अपने आप 2 घंटा रियाज़ करने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे 5 मिनट भी बैठना गँवारा नहीं नहीं है। था, मुझे नहीं होता था। छोटा बच्चा था, मुझे जी, खेलना जी। दिखता था, बाहर हाँ, भागना दौड़ता था। हाँ, तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि मुझे फोर्सफुली बैठाया जाता था, कहा जाता था बैठो करो, और 1 घंटा बजाना है। अब मुझे घड़ी देखनी भी नहीं आती थी कि 1 घंटा मतलब कितना होता है। अच्छा, मुझे कहा जाता था ये कांटा यहाँ से घूम के इधर आ जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से मेरी माँ जो थी, हुँ, उनका काम था ऑब्जर्वेशन, क्योंकि पिताजी तो होमवर्क दे के चले जाते थे, हाँ, माँ को कहते थे देखना है बजाएगा क्या है। हाँ, तो माँ का काम था, वो देखती थी कि 1 घंटा इसके हाथ में सितार है क्या। हाँ, वो 1 घंटे में मैंने कितना हुँ, ईमानदारी से कुछ किया, या मैंने बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग की, मालूम नहीं, पर हाँ, 1 घंटा हाथ में सितार है ये जी, देखती थी जी, वो रिपोर्ट देती थी शाम हाँ, को। और कैसे होता है कि गुरु को है ना मालूम होता है, जब वो हाथ में शाम को मैंने कहा मैंने 1 घंटा बजा लिया, अच्छा दिखाओ क्या बजाया, हाथ रखते सा समझ में आता है कि इसने नहीं बजाया है। ओहो हो! क्योंकि वो आपके जो एक डेवलपमेंट होता है, टेक्निकल डेवलपमेंट, वो जितना आप समय देते हैं उतना वो दिखना शुरू होता है आपके हाथ अच्छा, में। अच्छा, हाँ, आपसे कहा कि हाँ ये जाओ ये करो हाँ, एक्सरसाइज, हाँ, अगले हफ्ते मुझे यहाँ चाहिए, हुँ, और वो हाँ नहीं आई वो एक्सरसाइज उस जगह पे, उस जो भी चीज़ें जो पैरामीटर्स कहा था, स्पीड बोलो, क्लैरिटी बोलो, उसकी उसका बैलेंस बोलो, यदि नहीं आ रहा है लेकिन जो पिछला था उससे बेटर हो रहा है, तो इसका मतलब कोशिश की। तो गुरु को हमेशा पहले 2 स्ट्रोक से समझ में आता है इसने क्या किया। तो पिताजी जल्दी समझ पिताजी जाते होंगे। समझ जाते थे। हाँ, हाँ मुझे खेलने भी बहुत अच्छे से मिला, मुझे कभी हाँ, रोका नहीं गया। पर मुझे कि रिलेटिव्स लोग के यहाँ जाके जाने में रहने का समय नहीं मिला, जी, 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 क्योंकि यदि मैं चला जाऊँगा 2 दिन के लिए, मामा के यहाँ चला गया, किसी के यहाँ चला गया, तो वो 2 दिन सितार कौन रियाज़, बजाएगा। हाँ, तो पिताजी कहीं भी जाने से शाम को ले आते थे अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बजाने। तो आपका सारा बचपन जितना है वो पूरा भिलाई में बीता जी और भिलाई में। खैरागढ़ विश्वविद्यालय से आपने संगीत में एमए सितार में आपने एमए हाँ, किया। जी जी। तो ये कैसा था उस समय का पूरा, और खैरागढ़ विश्वविद्यालय के बारे में भी थोड़ा-सा हमारे सुनने वालों को आप ज़रूर बताएँ? अ, मेरा जो सारी जो एकेडमिक जो शिक्षण था वो जी। भिलाई में ही हुआ। अ, उस और समय भिलाई भी बहुत हाँ भिलाई कल्चरली बहुत आगे था। जी। हुँ, अभी भी है। हुँ, अभी भी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बाहर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम लोग फेमस थे भिलाई स्टील प्लांट की वजह से। हुँ, तो वहाँ पर सारे तरह के लोग थे, और हम छोटा सा एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप था, बहुत खूबसूरत जगह थी, और वहाँ हम बड़े हुए। और उसके बाद में मैंने खैरागढ़ में जो एमए किया वो प्राइवेट किया, मैंने वहाँ हुँ। रह के नहीं किया, मैं भिलाई में ही था। और उसके सीधा बाद एग्ज़ाम, बहुत बार जाने का पर मौका मिला मेरा आपको? हाँ हाँ। मुझे मौका ऐसा हुआ कि मेरे जो गुरुजी आदरणीय आचार्य पंडित विमलेंदु मुखर्जी साहब, वो वहाँ वाइस चांसलर करके गए थे,
तब वो जब भिलाई से जाते थे तो मुझे कहते थे चलोगे, तो मैं भी चला जाता था, सितार डाल देते थे उसमें, उनकी कार में बैठ के चला जाता था। तो उनकी वाइस चांसलर जो उनका बेंगलो था वहाँ पर रहता था, तो वहाँ और वैसे भी जाना होता था वहाँ, पिताजी के सारे मित्र लोग, म्यूजिशियन जितने मित्र थे वहीं थे। तो वहाँ बहुत अच्छी जगह है रियाज़ के लिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि हर दूसरा बंदा हाथ में संगीत में लगा हुआ है और हर एक बहुत हेल्दी कंपटीशन था वहाँ, जिसकी वजह से वो सारे लोग इतने रियाज़ करते थे, इतना अच्छा बजाने की खुश, सारे अच्छे थे, कमाल पूरा के कला का संसार था। तो उसमें वो देख के ऐसा लगता था कि अरे हम 3 घंटे ही बजाया, 6 घंटा बजाएंगे। हाँ, तो ये एक इंस्पिरेशन होता था। तो ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा है वहाँ। देखिए हम लोग गुरु तो मेरे 2 ही हैं एक मेरे पिताजी और एक मुखर्जी साहब, पर इंस्पिरेशन बहुत सारे हैं जी। इन्हें सारे लोग गुरु तो नहीं हो सकते, लेकिन इंस्पिरेशन बहुत सारे होते हैं जी। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो मेरी ज़िंदगी में है पद्म भूषण पंडित बुधादित्य मुखर्जी साहब, जो मेरे गुरुजी के सुपुत्र हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन थे। उनको देख के हम लोग बड़े हुए, उनकी सितार सुन के बड़े हुए, उनकी सितार सुन के ही अंदर में इच्छा जागृत हुई कि सितार बजी तो ऐसी बजे। वाह। और आज भी वो है, क्योंकि एक एवरेस्ट देखने की आदत हुई कि एवरेस्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है जी। और तो ठीक है, एवरेस्ट के लिए देखते हुए हम चल पड़े हैं जी। और एवरेस्ट इस जन्म में पहुंचेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेशन मालूम होगी अच्छा क्या होता है, एवरेस्ट क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उस्ताद विलायत खान साहब जो मेरे जो इंस्पिरेशन, मेरे आइडियल, मेरे आदर्श जो बुधादित्य मुखर्जी साहब हैं, वो भी कहते हैं। मैं इतना छोटा था कि मैंने विलायत खान साहब को लाइव बजाते नहीं देखा, इन्हें रिकॉर्डिंग सुनी, वीडियो देखा, तो मैंने बाद में समझ में आया कि वो थे जिन्होंने ये स्टाइल को शुरू किया और यहाँ तक पहुँची वो स्टाइल। जी। तो मैंने बुधादित्य मुखर्जी साहब को पहले देखा, तो मैं वहाँ से, मैं छोटा था तो मैं वहाँ से देखते हुए बड़ा हुआ, बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा जी। असली स्रोत तो वहाँ से है। जी, तो हम आगे बात करेंगे, उसके पहले आपके पिताजी पंडित सुधाकर शेवलीकर जी को अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार का सम्मान प्राप्त हुआ, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का का जो सर्वोच्च सम्मान होता है चक्रधर सम्मान, उससे उनको अलंकृत किया गया। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दे दें। और अब आगे मैं ये पूछना चाहूँगी कि मुखर्जी साहब के यहाँ आपने जो संगीत सीखा और बुधादित्य मुखर्जी भी थे साथ में, तो वहाँ का माहौल कुछ अलग रहता होगा, तो वहाँ की कोई याद आपको याद आती है? बहुत यादें हैं। प्रोमिनेंटली इस समय पूछते साथ जो याद आ गया वो बता दीजिए। वहाँ बहुत सारी हैं, सारी प्रोमिनेंट है मेरे सामने, क्योंकि मैं जब गया था 7-8 साल की उम्र में मैंने जाना शुरू किया था जी। और इतने प्यार से मैंने सुना था मुखर्जी साहब डांट लगाते हैं, फिर मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखा उनको नाराज़ होते। इतने प्यार से उन्होंने सिखाया, इतने प्यार से, एक ही बात को यदि मेरे से नहीं होती थी तो मुझे कैसा करना, क्या करना। वहाँ जाने के बाद एक जो बोलते हैं ना, एक दृष्टि मिलना किसी चीज़ को, कि यदि कोई बात कही जा रही है म्यूज़िकल, उसमें बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने एक फ्रेज़ कहा कि ऐसा जाना है, इस म्यूज़िक, इस राग के ये फ्रेज़ ऐसा जाना है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो वो फिर इधर से दिखाते थे, देखो यहाँ से देखो, इधर से देखो, फिर कहते हैं तो नहीं समझ में, इधर से देखो, फिर उधर से देखो, तो पता चलता था कि सारे तरफ से देखना सिखा दिया उन्होंने। और फिर उसका सारे तरफ से देखने के लगा कि हाँ ये तो इतनी आसान सी बात थी, हमें नहीं समझ में आई। तो ये जो दृष्टि मिलना और एक जो करेज, कि कैसा होता है, एक एग्जाम्पल से बोलता हूँ कि हम जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा गड्ढा है, कोई कहता है कि नहीं 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 बहुत बड़ा गड्ढा है, गड्ढे में गिर जाएंगे हम लोग, कीचड़ में गिर जाएंगे। उसमें से एक जन बड़ा करेजियस होता है, नहीं नहीं एक कूद लेते हैं, देखा जाएगा। तो वो जो हिम्मत लगती है ना, वो करेज,
मैं इसलिए एग्जांपल दिया कि कई बार ऐसा होता था कि वो कहते थे हाँ ये तान जाओ इस स्पीड में, मुझे लगता था नहीं जाएगी, कहते, फेंको हाथ जाएगा, पता चला चला गया, फिर लगता था अरे थोड़ी सी हिम्मत करनी थी, हाँ हो जाता है। तो ये करेज, ये दृष्टिकोण देखने का, एक किसी भी चीज़ को कैसा साध्य करना, जी उसको कैसा उसका विस्तार करना, कैसा उसका सौंदर्य देखना, जी ये बातों से, सीखने से, डिस्कशन से, कई बार ऑब्जर्वेशन से अपने आप आ जाता है। आना शुरू होता है। जी वो एक प्रोसेस है, वो एक दिन में तो नहीं आता है, वो होते 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 पता चला 15, 18, 20 साल के बाद वो दिखने लगा। अरे हाँ, कई बातें ऐसी होती थी कि वो कहते थे कि जब बड़े लोग, इन लोग सीनियर लोग बात करते थे, हमारी क्लास सब हो जाता था, उसके बाद बातें होती थी म्यूज़िक से रिलेटेड, वो कई बार कहते थे कि अरे वो ऐसा गंधार लगाया कि वो राग खड़ा हो गया। गंधार मतलब ग, सारे गमा उनके नाम है, तो गंधार मतलब ग। ऐसा निशात लगाया कि राग खड़ा हो गया। नी, ऐसा नी पे जाके पहला ही नी ऐसा लगाया कि वो राग का चेहरा खड़ा हो गया। हमें लगता था ये कैसी बात है, वो नी तो इस राग में भी है, वो नी इस राग में, वो नी तो इस राग में भी है। लेकिन उसके 10-15 साल के बाद मुझे ये अनुभूति हुई कि हाँ, वो नी लगाने के बाद या वो ग लगाने के बाद वो राग सामने खड़ा होता है। वो एक उसकी एक हाँ, आइडेंटिटी होती है, उसका वो आकृति फ्रीक्वेंसी, बनती है उसकी। उसकी एक कोई फ्रीक्वेंसी होगी गंधार की या निषाद की या पंचम की, जो आपको एकदम कहती कि वो है। जी जैसे हम किसी की आवाज़ सुन के कहते हैं ना, अरे लगता है वो आ गए, हाँ फलाने आ गए, हाँ तो वहाँ आवाज़ की वो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वो फीलिंग आनी शुरू होती है। जी। तो ऐसी बहुत सारी यादें नहीं, हैं। मैं आपको अनुभव तो पूछूंगी, पर आप कहते हैं कि आप गायकी अंग से सितार बजाते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, गाने में सबसे पहले तो गाना गले से होता है, हम्म और गला तो हमारे शरीर का हिस्सा है, भगवान ने बना के दिया है, हम्म तो नेचुरल है। हम्म अब मुझे वो गले से जो बातें कहनी हैं, जो कह रहा हूँ, वे मेरे नेचुरल, मेरे अंदर के जो सिस्टम भी से कर गाना रहा हूँ, गाना है, हाँ हाँ वो हाँ। मैं कर पा रहा हूँ। हम्म यदि मुझे आधे मिनट तक सांस रोक के एक सुर पे रुकना है तो मैं रोक लूँगा, अपनी सांस बड़ी होगी तो। हम्म पर मैं सितार में तो नहीं कर पाऊँगा। मैं एक स्ट्रोक मारने के बाद वो तो 5, 7, 8 सेकंड के बाद वो बंद हो जाएगी आवाज़, क्योंकि वो, और मेरे को बार बार करना है तो उसके स्ट्रोक की वजह से वो वाला फील नहीं आएगा। तो गायकी मतलब, गायकी अंदाज से बजाना मतलब जैसा। गाने के कितने नज़दीक जाके हम बजा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गाना नहीं बजाना है, गाने के जैसा बजाना है। हम्म यदि मुझे कोई बात कहनी है और वो गाने के नज़दीक, गाने में जैसे कही जा रही है उसके मैं कितने नज़दीक जाके वो बात कह रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 100% पहुँच जाऊँ वहाँ, अरे वाह। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं 90 पहुँचूँ, और हो सकता है कि वो गाने से भी अच्छा निकल जाए हाथ से, यदि निकल गया तो। तो उसमें भी और एक बात वादन में कही जाती है कि जब आप बजाते हैं तो उसमें बजाने में आपकी भावाभिव्यक्ति होती है, आपका भाव उसमें दिखाई देता है। जी। यानी रागों में जब आप राग की बढ़त जब बढ़ती है तो आपका भाव भी उसके अनुसार प्रकट होते जाता है। 2-3 चीज़ें एक साथ काम करती हैं। एक तो राग का कैरेक्टर, राग की अपनी एक भावना है। राग अपने, मेरे हिसाब से राग अपने आप में एक कैरेक्टर है, अपनी आइडेंटिटी के साथ। जी। उसके अपने कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अपने एक सिस्टम है, मेरे अपने एक बातें हैं, परिवेश था जिसमें बड़ा हुआ, अपने संस्कार हैं। संगीत की अपनी एक आइडेंटिटी है, सोच है, जो मेरी योग्यता के हिसाब से मैं जितना सोच सकता हूँ। ये सारी चीज़ें एक साथ जब काम करती हैं, और राग को मैं कितने अच्छे से पहचानता हूँ, उसके कैरेक्टर को, उसके मैं मेरे कैरेक्टर के साथ उसको कितना अच्छा जोड़ता हूँ, सिंक्रोनाइज कर पाता हाँ हूँ। हाँ। और मेरी जो आर्टिस्टिक अप्रोच ऑफ प्रेजेंटेशन है, या मेरी कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ किसी का सुनते हैं, कितना अच्छा बजाया ना, उस राग का उतना शुरू में तो उठाना ही पड़ता है। हमारी सोच में तो आता नहीं है, बड़े लोगों को सुनते हैं, वहाँ से कुछ आता है, वहाँ से कुछ आता है, फिर अपने ढंग से उसको निकलना शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब आती हैं
तब जाके आपका एक अपने ढंग से एक प्रकाश आप दे सकते हो, उस चीज़ को प्रकाशित कर सकते हो। उसमें इम्प्रोवाइजेशन होते जाता है। इम्प्रोवाइजेशन अब कैसे होता है कि मुझे एक चीज़, हम यहाँ पर 4 चीज़ें रखी हैं टेबल पे, मैंने कहा कि हम इसको ना अब दूसरे ढंग से सजाते हैं, तो मैंने उसका सीक्वेंस बदल दिया। आपने बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको ये सीक्वेंस में करते हैं 4 ही चीज़ें, उसको हम बदल रहे हैं। 7 सुरों को। तो हमारे पास 7 सुर हैं। ये मैं बहुत रॉ ढंग से समझा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे आर्टिस्टिक वो भी होती हैं। मैं इन जनरल ऐसे कि हाँ चलिए 4 चीज़ें 8 चीज़ें उसको हम अच्छे से उसका प्लेसमेंट कर रहे हैं और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये एक जनरल वे में मैंने आपको समझा दिया, लेकिन उसका एक आर्टिस्टिक वो भी होता है कि वो यहाँ से वहाँ जाना है मुझे, वो ऐसा जाना है या ऐसा जाना है या ऐसा जाना है, तरह जिसमें उसकी। हाँ वो कैसा लगेगा, मुझे ऐसा करके जब इतना स्लो में जाना है या ऐसा जाना है या वो ऐसा करके जाना है, जी वो मेरा आर्टिस्ट कहेगा कि मेरे को आज क्या करने की इच्छा हो रही है। जी। आपने तो इतने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा है, तो किसने आपको बहुत इंस्पायर किया कि किनका बजाना आपको बड़ा अच्छा लगा, तो उनके बारे में भी बताइएगा। और उनके साथ मिलने का भी मौका आपको मिला होगा और उसमें बड़े सुंदर सुंदर अनुभव भी आपको आए होंगे। मैं सिर्फ बजाना नहीं, मैं गाने पे भी ज़्यादा सोचता हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे फाइनली आपने जैसे पूछा था गायकी अंग का हाँ। बजाना है, तो गाना बहुत आवश्यक होता है जानना या उसको आत्मसात कर पाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस्ताद आमिर खान साहब, गान सरस्वती किशोरी अमोणकर जी, या मुझे कुमार गंधर्व जी भी बहुत पसंद आते हैं। मुझे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जी का गायकी भी बहुत पसंद आती। तो मुझे ऐसा, और सितार में ऑफ कोर्स उस्ताद विलायत खान साहब हैं, पंडित बुधादित्य मुखर्जी साहब हैं, उस्ताद शाहिद परवेज साहब हैं। मैं पंडित रविशंकर जी को भी सुना है, मैं निखिल बनर्जी साहब को भी सुना है, मैंने उस्ताद हलीम ज़फ़र खान साहब। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 ही तरह के संगीत होते हैं, अच्छा और बुरा। तो मुझे जितना अच्छा लगता है सारा, क्योंकि ये सब इतने बड़े लोग हैं कि इन्होंने इतना काम किया है संगीत में कि उसको आत्मसात करने में ही शायद ये ज़िंदगी निकल जाएगी। तो उसमें हर एक की उसमें कुछ न कुछ एक कमाल की चीज़ है। तो ये सारे लोग मेरे इंस्पिरेशन हैं और सारे लोगों को मैंने सुनता हूँ, उनको सीखने की कोशिश करता हूँ, सीखता भी हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। तो सारे बड़े लोग मेरे इंस्पिरेशन हैं। फिर अभी यदि बोलेंगे तो पंडित राजन साजन मिश्रा जी का गाना या उस्ताद राशिद खान साहब का गाना, इस पंडित उल्लास कशालकर जी का गाना, तो सबसे कुछ न कुछ सीखने मिलता है जी। अब आप बोलेंगे कि मैं पंडित सुरेश तलवलकर जी, अरे उनके पास जो लय और इसकी जो बातें हैं, इवन वो कितनी अच्छी अच्छी बंदिशें, उनकी रागदारी पे सोच, उनकी बंदिशें, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हर एक से सीख पा रहे हैं जी। अब जितना मैं अपनी योग्यता के हिसाब से मैं कितना आत्मसात कर पाऊंगा ये अलग बात है। तो आप यानी आर्टिस्ट से आप मिले भी होंगे और मिलने के उनके अनुभव भी बड़े यानी मज़ेदार रहे होंगे कि अब मैंने ये भी सुना कि किसी को आपने अपनी गाड़ी पे बिठा के घुमाया पूरा नागपुर। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, तो हमारे सुनने वालों को कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से आप बताएंगे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो नहीं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनसे बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत करीब से उनको देखने मिला, सीखने मिला, और उन लोगों ने भी बहुत प्यार दिया कि वो तुम संगीत के साधक हो, इसलिए उस तरह से। अब जैसे मैं बहुत छोटा था, जब मैं 16 साल का था, 16.5 साल का शायद, तब मेरा पहला तानसेन
समारोह हुआ था, मुझे मौका मिला था। यहाँ पर मैं श्रोताओं को बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े समारोह हैं, जैसे संकट मोचन समारोह वाराणसी, फिर चक्रधर समारोह हुआ, फिर तानसेन समारोह, फिर हमारे नागपुर में होते हैं, कालिदास महोत्सव होता है, पंडित वसंतराव देशपांडे संगीत सम्मेलन होता है। तो ऐसे बड़े बड़े जितने भी नामी गरामी जितने भी फेस्टिवल हैं, मैं पढ़ के आपको सुना दूंगी तो एक लंबी, यानी एक कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है कि जो बचा हो जहाँ पर आपने नहीं बजाया हो। और इसके अलावा विदेशों में भी लगभग सभी समारोह में आपने बजाया है। और मैंने आपको जैसे कहा कि पोलैंड, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और यूरोप के तो आपके कई टूर हुए, अमेरिका, तो ऐसे कई देशों में आपने बजाया है, मैक्सिको। तो सभी तरफ आपको बजाने का, और आप इलस्ट्रेशन भी करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं कि सेमिनार्स हैं, एक एक महीना सेमिनार चल रहे हैं। तो ऐसे एक लंबी दास्तां होती है। तो चलते चलते मैंने ये बता दिया, अब आप 16.5 बरस पे आइए। हाँ, तो मेरा पहला तानसेन समारोह था, 16.5 साल का था। और मेरे लिए जितने बड़े कलाकार, फिर आप नाम ले लीजिए, डागर साहब थे बड़े वाले जो रुद्र वीणा बजाते थे, कुमार गंधर्व जी, पंडित कुमार गंधर्व साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद शफात अहमद खान साहब, ऐसे जितने बड़े नाम थे सब तानसेन समारोह में वहाँ थे। और मेरे लिए वो सपना जैसा था, क्योंकि मैं भी एक नेक्स्ट डे मुझे बजाना था सवेरे। तो मैं शाम को जब वहाँ गया तो ये सारे कलाकार, पीछे में ग्रीन रूम होता है ना, वहाँ पर सारे लोग एक साथ थे, गप्पें हो रही थी, जी जी। सब कोई चाय पी रहा है, हम लोग सब। तो मैं भी वहाँ गया, कलाकार था तो मैं वहाँ पहुँच सकता था। मेरे लिए वो सपना था कि मैं इतने करीब से उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को देख रहा हूँ, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को देख रहा हूँ, ये कुमार गंधर्व जी जा रहे हैं, या डागर साहब हैं, या सब। तो मुझे एकदम, मैं रात भर सोया नहीं। अरे मुझे लगा मैंने सच में देखा इन लोगों को इतने करीब से, जिनका फोटो देख के मैं बड़ा होता था। जी। तो ऐसे, और इन्हें, और सब लोगों ने बहुत, जैसे पता चला, अच्छा कल तुम बजा रहे हो, वाह वाह, बड़ी अच्छी बात है, बड़े जी। छोटे हो। वो सिर पे सबने हाथ रखा, तो वो एक कमाल का एक फीलिंग था। मैं रात में सोया नहीं इस खुशी में कि मेरे को, मैं इतने करीब से देख लिया सबको, इन्हें 2 फुट के अंतर से देख लिया। और बाद में लौटते समय कार में भी बैठ के आ गया किसी के साथ में। तो कमाल का अनुभव था, और मज़ा आया इन लोगों के साथ। और सारे लोगों से बाद में, यदि आप थोड़ा सा संगीत अच्छा कर पाते हैं या कोशिश करते हैं, या इन बड़े कलाकारों में इतना बड़प्पन होता है कि ये लोग आपकी संगीत की वजह से आपको प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इंस्पायर करते हैं, या पहचानते हैं। जी। अब मुझे बताइए, आप इंडिया लूसिया कैसे वो आपका जो बैंड था, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? हाँ, ये जो बोलते हैं ना, अनप्लैन्ड, हाँ कुछ भी प्लान नहीं था। हाँ। मैं एक बार किसी इंटरनेशनल उसमें बाहर था, और वहाँ मुझे से आने के बाद मुझे वहाँ किसी ने बोला था कि हाँ, मेरे को सितार सीखनी है। जी। और उन्होंने, मैं इटली में गया था, मिलान। हमारे सहयोग श्री माता जी निर्मला जी, देवी, जी। उनका एक फेस्टिवल था जिसमें, तो वहाँ एक गिटार, फ्लैमिंगो गिटार, जो स्पेनिश गिटार होता है स्पेन का, वो फ्लैमिंगो गिटार बजाता हुआ एक कलाकार थे जो कमाल बजा रहे थे। और एक उनके साथ रिदम पे जो थे, वो काखोन बोलते हैं, जिस पे डब्बे पे जो एक बॉक्स होता है, हाँ हाँ। उसको काखोन बोलते हैं। काखोन पे बैठ के दोनों ने धमाल मचा दिया। तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने उनसे जाके मुलाकात की, मैंने बोला बहुत अच्छा हुआ। फिर उसने, नेचुरली वो गोरों के बीच में, मैं फॉरेनर था, तो उसने बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं उन गोरों के बीच में आप फॉरेनर। हाँ। तो मैंने कहा मैं कल बजा रहा हूँ। अच्छा। बोले क्या बजाएंगे? मैं सितार बजाऊँ। बोले सितार मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। अरे वाह। मैंने कहा ज़रूर आओ सीखने। तो वो भी सुनने आया। फिर पहले दिन मैं उसका फ़ैन हुआ था, दूसरे दिन वो मेरा फ़ैन हो गया। तो हम इस तरह से हमारी पहचान हो गई। फिर उसने बोला मुझे सितार सीखना है। तो मुझे लगा बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, कम टू इंडिया,
इफ यू वांट टू लर्न सितार यू हैव टू कम टू इंडिया। आपके यहाँ वैसे भी बहुत सारे लोग आते ही हैं सीखने। हाँ, तो नहीं उस समय शुरू नहीं हुए थे, अच्छा, शुरुआत अच्छा। था। तो मैंने बोल तो दिया। उसने ईमेल आईडी भी ले ली, उस समय ऐसा फ़ोन का ज़माना नहीं था। तो उसने एक दिन मेल लिखा कि मैं आ रहा हूँ 3 महीने के लिए। मैंने कहा आ जाओ। फिर सितार वितार हो गई, फिर सितार सीखना शुरू हो गया। तो मुझे ठीक है बहुत अच्छा रहा 3 महीने। कुछ तो 3 महीने में तो होता नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहा वो, और सीख के चला गया। फिर और 1 साल के बाद उसने बोला मैं फिर आ रहा हूँ 3 महीने के लिए। तो इस बार आया तो मैंने कहा अरे तुम गिटार इतना अच्छा बजाते हो, ज़रा तुम्हारा गिटार का मेरे को ज़रा बताओ तुम क्या करते हो। तो क्लास सितार का क्लास होने के बाद वो गिटार लेके आता था और हम गिटार पे बोले तो मैंने कोशिश की उनका म्यूज़िक जानने की, वो क्या कैसा पैटर्न होता है, वो क्या जाते हैं, किस तरह से जाते हैं। तो मैंने समझा। उसके बाद हमने ऐसे बोला, उसने बोला कि मैं बहुत अच्छा कंपोज नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी कभी किया नहीं, लेकिन चलो करके देखते हैं कुछ। तो हमने मिलके कुछ तो एक म्यूज़िकल कुछ बनाया, और सितार क्लास के बाद उसको प्रैक्टिस कर लेते थे। एक दिन लगा कि अरे वाह वाह अच्छा लग रहा है सुनने में। तो मैंने चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने रात को 10-11 बजे के बाद रात को 12 बजे हमारे मित्र संदेश पोपटकर, उनको फ़ोन किया, क्योंकि कार उसी के पास होती थी। जी, जी, जी। उसको फ़ोन किया कि कार लेके स्टूडियो जाएंगे, हम लोग कुछ रिकॉर्ड करना है। बोले कल करेंगे। बोले नहीं भूल जाएंगे कल तक, नया कुछ हुआ है। हम रात को 12-1 बजे जाके हमने वो 5-10 मिनट का जो भी था उसको बैठ के, ऐसे ही बैठ के सीधा बैठ के, कोई ट्रैक वैक ऐसा नहीं, तीनों बैठ गए, तीनों ने एक साथ बैठ के बजा दिया जो याद था। और इसलिए बजा के रिकॉर्ड किया कि हम लोग अपनी याद के लिए। अब वो चीज़ जब हुई तो उसने जाके किसी को सुनाया बाहर, जब वापस गया तो उन्हें बोला ये बहुत अच्छा कमाल का म्यूज़िक है, तुम इसको 1 घंटे का करो, रिकॉर्डिंग करो, फिर हम लोग इसको कमर्शियली सोचेंगे। अगली बार तीसरी बार वो आया तो इसी पर्पस से आया कि हमको अब कुछ रिकॉर्ड करना है। इस तरह से हमने उस चीज़ को करना शुरू किया, और वो पहली बार था हिस्ट्री में कि इंडियन एंड फ्लैमिंको स्पेनिश ये एक साथ आया, जिस पे हमने काम किया। और वो एल्बम हमने शुरू किया था 2001 में। हमारी अपनी लिमिटेशन थी, फाइनेंशियल बोलिए जो भी है। तो हम ख़त्म होते होते 2005 हुआ, और 2005 में वो यूरोप का बेस्ट एल्बम डिक्लेयर हुआ। यूरोप का बेस्ट एल्बम। हाँ। तो यूरोप में एक फोनोग्राम अवार्ड होता है। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रैमी। एक्चुअली कैसा होता है देखिए, आपका जब ज्ञान कम होता है ना तो आप ऐसी गलतियां कर देते हैं। हमें नहीं मालूम था कि हम यदि यूरोप में रिलीज़ करेंगे तो हम सीमित हो जाते हैं। हम उसको अमेरिका में रिलीज़ करते तो हम ग्रैमी पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो हमारा यूरोपियन रिलीज़ था तो हमको वहाँ एंट्री नहीं हुई। ओहो। तो वो एक लिमिटेशन आ गया था फिर हमें। उसका और एक एल्बम आया, वो भी वही नहीं, जब जहाँ उसका नाम क्या था? वो भी उसका नाम है अकाताओ। अकाताओ। इंडिया लूसिया अकाताओ। तो इंडिया तो अपने देश का नाम है। लूसिया एक्चुअली क्या है, जो फ्लैमिंको म्यूज़िक है वो स्पेन में जिस जगह से उसकी उत्पत्ति हुई है उस जगह का नाम है अंदालूसिया। जी जी जी। तो अंदालूसिया से हुआ, तो हमने वो नाम देते समय बोले इंडिया लूसिया। लूसिया मतलब एनलाइटन, तो इंडिया एनलाइटन ऐसा हो गया। तो इंडिया लूसिया ऐसा नाम रखा जी। और 2005 में जब वो बेस्ट एल्बम हुआ तब हमें समझ में कि अच्छा हमारी आइडेंटिटी एक और बढ़ गई, मतलब एक और आइडेंटिटी आ गई। मेरी आइडेंटिटी थी क्लासिकल म्यूजिशियन, अब मेरी आइडेंटिटी हो गई फ्लैमिंको फ्यूजन म्यूजिशियन, यानी इंडिया लूसिया का फ्यूजन म्यूजिशियन। और उसके प्रोग्राम भी बहुत सारे हो गए, काफ़ी जगह हो गए, पूरी दुनिया में हो गए। तो वो एल्बम बहुत चला, इस वजह से मैं वो फ्यूजन किया। अब मैं लोग कहते हैं कि फ्यूजन करने से आपका क्लासिकल डिस्टर्ब होता है या ऐसा कुछ होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं हाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्यूजन यदि बजा लेते हैं तो वो इस तरह से है, वो फिर से मैं कहता हूँ बहुत इंडिविजुअल है कि आपका वो स्विच ऑफ करके ये स्विच ऑन करना। जी। तो ये कल्चरल ऑफ स्पिरिट फेस्टिवल या फिर इटली में आप बजाते हैं, यानी जहाँ माता निर्मला माता जी का, जहाँ पर उनके बर्थ डे पर किया जाता है। नहीं, उन गुरु पूजा में किया जाता है। और फिर न्यूनो मुंडो फेस्टिवल, जैज फेस्टिवल, तो यहाँ पर आप खालिस सितार बजाते हैं? नहीं। हाँ। देखिए वो ये जितने फेस्टिवल थे यहाँ पर कई जगह मैंने
सोलो ऑफ कोर्स इंडियन जी जी क्लासिकल जी बजाया जी है। जी, हाँ। कई बार ऐसा हुआ है कि यदि मुझे 2 घंटा मिला है तो 1 घंटा मैंने क्लासिकल बजाया है, ब्रेक किया 10 मिनट, उसके बाद सारा फ्यूजन पूरी टीम बैठी और हमने फिर फ्यूजन बजाया। तो ये दोनों फ्यूजन और जुगलबंदी में क्या फर्क है? फ्यूजन मतलब 2 डिफरेंट स्टाइल को एक स्टाइल, साथ लाना, हाँ। और जुगलबंदी ऐसी होती है कि आप यदि सितार बजाती हैं और मैं सितार बजाता हूँ तो हम दोनों में जुगलबंदी हो सकती है। अच्छा। या ये सामने बैठे हैं, इनको सरोद बजाना आता है और मैं सितार बजाता हूँ, सरोद सितार की जुगलबंदी, फ्लूट सितार की, संतूर सितार की, ऐसे मेरे को, हम सारे लोग इंडियन ही सोच रहे हैं ना, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से रागदारी ही सोच रहे हैं। हम 2 एक जैसे सोचने वाले लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके एक साथ हम आते उसको हैं। जुगलबंदी कहते हैं, वो फ्यूजन कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, नहीं, फ्यूजन 2 डिफरेंट स्टाइल स्टाइल है। है। जो फ्लैमिंको बजा रहे हैं वो मैंने बचपन में कभी आज तक नहीं सुना, या उसने कभी इंडियन क्लासिकल कान में नहीं गया। अब 2 डिफरेंट कल्चर पर के लोग सुर हैं। तो साथ ही है। सुर साथ हैं, हाँ। जाने का तरीका। अब देखिए, हाँ। यदि मुझे कोई बात कहनी है, स त न, ये मैंने त न ऐसा कह रहा हूँ, और वो कह रहे द रे 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 रे, वो सीधा सीधा हारमोनी से बात कर रहा है, मैं मेलोडी अच्छा। से बात कर रहा हूँ। ओके। तो 1-2 चीज़ें फ़र्क हो गई। हाँ हाँ हाँ। बहुत सारा उनका हारमोनी पे डिपेंड होता है, बहुत सारा हमारा हमारा म्यूज़िकली जो चीज़ होती है वो बहुत सारा एक्सप्रेशन मेलोडी पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, हमारा उनमें फ़र्क ये होता है कि वो स्क्रिप्टेड काम करते हैं, यानी उनका कंपोजिशन तय होता है, उसकी लिखाई होती है, उसका कंपोजिशन लिखा जाता है, सामने रखा जाता है, बजाया जाता है। और हम जो करते हैं, हम समझ लेते हैं, और स्टेज पे जाने के बाद वो पहले स्ट्रोक से कोई चीज़ मालूम नहीं होती, प्लान नहीं होती कि क्या करने वाला हूँ। पहले स्ट्रोक के बाद भी पहला स्ट्रोक कहाँ मारना है ये भी नहीं, कौन से नोट पे मारना है ये भी तय नहीं है। उस समय जो फीलिंग आएगा वहाँ से शुरू होना है, और उस फीलिंग को उस कंटिन्यूटी के साथ लेके 1 घंटे के बाद वहाँ पहुँच जाना है। तो वो क्रिएटिविटी होती है आपकी, बहुत बिल्कुल। क्रिएटिव है। हाँ। स्पॉन्टेनियस बोलो या एक्सटेम्पो जिसको बोलते हैं, हाँ। वो है कि उस समय जैसा दिमाग, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ जो मेरे सोच में है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ बोल रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में थी, जहन में थी, लेकिन आपने वैसा प्रश्न डाला और मेरे कनेक्ट हुआ और मैं बोलना शुरू किया। एग्जैक्टली मेरा वो राग पे रियाज किया हुआ है, जैसे वो फ्रेज एक बनता है, उससे कनेक्ट होता है दूसरा, दूसरे से तीसरा, और सारी चीज़ें निकलनी शुरू होती है। तो वो जो निकलने का जो अभ्यास है, वो रियाज, वो आदत होनी। ऐसा कभी होता है क्या कि स्टेज पे हम बजाने निकले हैं और बिल्कुल एकदम ज़ीरो पे ही रुक गए कि अब मैं क्या बजाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी थोड़ा ऐसा कभी होता है? देखिए, और उसके बाद अचानक कुछ कोई एक शक्ति आपसे पूरा बजवा लेती है? पहली बात, एक सक्सेसफुल कॉन्सर्ट होने के लिए हाँ। क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? आपका रियाज बहुत अच्छा चाहिए, आपकी तालीम अच्छी चाहिए, आपकी सोच अच्छी चाहिए, आपका जो एक एस्थेटिक्स है, सौंदर्य बोध, सौंदर्य दृष्टि, हाँ। वो भी अच्छा चाहिए। अच्छा, सारा लेके आप चले गए स्टेज पे। वहाँ जाने के बाद माइक्रोफोन लगा, चेक किया टोन, फीडबैक नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए, सारा अटेंशन चला गया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, अंधेरे में जा रहा है। वो ऑडिटोरियम में आवाज़ सही जा रही है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मॉनिटर में जो दे रहा है वो मॉनिटर ठीक नहीं मिल रहा है, या उसका टोन अलग मिल रहा है। जी। मेरा सितार इतना शार्प नहीं बजता है, मैं परेशान हूँ। तो मेरा अटेंशन कहाँ चला गया उसमें। तो प्रोग्राम जो मेरी एक फ्लो शांत होके जो एक फ्लो शुरू हो, चलिए पहला पॉइंट क्लियर, माइक्रोफोन बहुत अच्छा है। अब यदि मैंने बहुत जी लगा के, जान लगा के, एकदम अंदर से मैं बड़ी अच्छी से आलाप कर रहा हूँ और एक एक सुर बजा रहा हूँ, अच्छी फ्रीक्वेंसी, करेक्ट नोट पे, और सामने ऑडियंस में 4 लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, ये एक दूसरे से कह रहे हैं बड़ा अच्छा बजा रहा है, वो भी डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे अटेंशन को डिस्टर्ब कर रहा है। आप शांति से बैठ के उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, वो भी बहुत अच्छा, सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया, माइक अच्छा है, ऑडियंस अच्छी है। अब मैंने बजाने के बाद जब तबले पे लय शुरू की, ताल शुरू किया,
तो पता चला मुझे जो लय चाहिए थी वो लय नहीं मिल रही है, तबले वाले ने कम ज़्यादा कर दी। फिर मेरा टेंशन चला गया कि अरे भैया मेरे को ये चाहिए था, क्या किया तुमने। तो वहाँ फिर मेरा टेंशन चला गया, तो फिर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए वहाँ भी क्लियर कर लेते हैं, वो भी अच्छी लय दे दिया। अब मैं घर से निकलते समय किसी बात से डिस्टर्ब हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, या किसी बाजू से कुछ हो गया, भैया कचरा फेंक दिया, कोई भी बात पे जो मेरे को डिस्टर्ब करे। अब मैं वो लेके जा रहा हूँ स्टेज पे, तो मैं पूरा ब्लॉक हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आएंगी तब एक सक्सेसफुल कॉन्सर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। होगी इसकी गारंटी नहीं, पॉसिबिलिटी। अब मैं तो इसीलिए फिर हाथ जोड़ लेते हैं माँ सरस्वती को कि माँ जब बजवा लो। तो आपने बोला ना एक डिवाइन कुछ आके, तो डिवाइन ही कर पाएगा, ये सारी चीज़ों से निकाल पाएगा आपको। तो ये हर प्रोग्राम में चैलेंजेस आते हैं। वो रचनात्मकता आपको ईश्वर से जोड़ती है कहीं ना कहीं, सुनने में बड़ा और सांगीतिक सफर बड़ा अच्छा होता है। सुनने में बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन ये सच है। सच है। हाँ, क्योंकि आप उस समय आपके हाथ में तो नहीं है ना। साउंड वाला यदि आपको अच्छा साउंड नहीं दे रहा है तो आपके हाथ में, आप उसको क्या बोलोगे स्टेज से, जी भाई अच्छा दे दे, इतना ही बोलोगे। वो नहीं देगा तो वो अपने हिसाब से बेस्ट दे रहा है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है ना, क्या करोगे आप? हाँ। तो ऐसा होता है। तो वो कहीं ना कहीं फिर भगवान बचा लेना, आज इज्जत रख लेना, लाज रख लेना। और वो होता है क्योंकि आपकी मेहनत है वो वेस्ट तो नहीं होगी। तो सारी चीज़ें हम इसलिए, और कई ऐसे भी हरफन मौला कलाकार होंगे ना कि जो बस बैठे और शुरू हो गए, ऐसे भी कलाकारों को आपने देखा होगा। ऐसे कलाकार हैं, वो गिफ्टेड हैं जी, वो उनको शायद वो आशीर्वाद होगा उस तरह का। इनमें से किसी का नाम लीजिएगा आप? सारे लोग हैं ये। हाँ। आप देखिए, मैंने सुना है हाँ। पंडित भीमसेन जोशी जी बहुत हरफन मौला थे। वो स्टेज पे बैठे कि वो जब बैठते थे तब वो कमाल होता था। उनके मुंह, उनकी जो सुरों की ताकत थी, जो उनका गायकी थी, और जो था वो बहुत। या इवन रशीद खान साहब, जो उनका गाना बजाना था, मैंने उनको कभी ऐसा ग्रीन रूम में ऐसे टेंस और स्ट्रेस नहीं, वो अच्छा हंसते खेलते बाहर गए, पान, मैं तो पान खाते, हाँ, पान खा के स्टेज पे गए, ऐसा गा के बैठे उठे कि आदमी सोच पे मजबूर है कि ऐसा गाना हो सकता है। जी जी। तो हैं, ग्रेट लोग हैं जी। और ऐसे भी कलाकार देखे हैं जिनको मैंने देखा है कि वो बहुत फोकस सवेरे से कंपोज्ड दिन भर सवेरे से, और वो भी उतना ही अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। तो ये हर एक का इंडिविजुअल है। अच्छा। तो आपका भोर, अर्पण, ये जितने भी जो एल्बम्स बने, तो इसके पीछे की क्या सोच थी आपकी? अर्पण मैंने जो हमारी आध्यात्मिक गुरु है निर्मला देवी जी को, उनको मैंने अर्पण किया था, इसलिए मैंने उसका नाम अर्पण किया था। हाँ। और भोर मतलब सवेरा। हाँ। तो मैंने उसमें दोनों साइड 2 राग बजाए थे, दोनों सवेरे के राग बजाए थे। अच्छा। तो भोर उसका नाम दिया था। जी। और सवेरे का अर्ली मॉर्निंग के राग थे, इसलिए। तो अभी आपको वो मुकाम हासिल हो चुका है कि आपने सारे संगीत समारोह लगभग बजा चुके हैं और विदेशों में भी सारे जगह आप घूम के आ चुके हैं। तो वहाँ की ऑडियंस आपने देखी, यहाँ की ऑडियंस देखी, क्या मज़ा आता है आपको? दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? जो चीज़ वहाँ मज़ा आती है वो पहले बता देता हूँ। इंडिया के बाहर, हाँ, वहाँ का ऑडिटोरियम वंडरफुल होता है। अच्छा। एकॉस्टिक्स बहुत अच्छा होता है। हाँ। वो म्यूज़िक के पर्पज से ही बनाए हुए ऑडिटोरियम्स होते हैं। तो वहाँ जो साउंड और वहाँ जो साउंड हैंडल करते हैं वो साउंड इंजीनियर होते हैं। कोई भी जाके नहीं हैंडल करता है। तो साउंड इंजीनियर को मालूम होता है क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी कट करनी, क्या करनी। जी। तो ज़्यादा बोलने की, ये टेक्निकल पार्ट हो गया। और वहाँ जब बहुत अच्छा साउंड मिल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, एकॉस्टिक्स अच्छा है और हम बहुत अच्छा बजा रहे हैं, और फिर ऐसा लगता है कि मैंने इतनी अच्छी बात कही, आप सामने से क्या बात है तो बोल दो एक बार। अच्छा। ये बात वहाँ नहीं मिल पाती। अच्छा। वो जो क्या बात है, हाँ, वो जो होना चाहिए सामने से, हाँ, उसके लिए तरस जाते हैं। लेकिन वहाँ जो शांतता रहती है वो मज़ा भी आती है। हाँ। और लेकिन हाँ, अपने यहाँ बजाने का मज़ा है। हाँ। वहाँ एंड ऑफ द कॉन्सर्ट आपको समझ में आता है कि आपका कॉन्सर्ट अच्छा हुआ कि नहीं। यहाँ पर आपको बीच बीच में वाह क्या बात है, उससे समझ में आता है कि हाँ मामला अच्छा हो रहा है। और जब सम पे तबला और आप आ गए, हाँ, तो तालियां बज जाती है। वो सब चीज़ों से आपको अंदाजा आ जाता है कि हाँ, मज़ा आ रहा है, आज अच्छा हाँ, हो रहा है सब। हाँ, हाँ।
आप इंडिया के बाहर होते हैं, वहाँ वो 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी कॉन्सर्ट है, वो 2 घंटा 1.5 घंटा ख़त्म होने तक आपको पता नहीं होता है कि आपका कॉन्सर्ट अच्छा है कि बुरा है। बीच में कोई कुछ नहीं बोलता। पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे बैठे हैं तो बैठे हैं। हम्म। और जब उनको पसंद आता है तभी वो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। तब समझ में आता है कि अच्छा मज़ा आ गया इन लोगों को। अरे वो 1.5 घंटे तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा अच्छा इस अच्छा। तरह की। देखिए, आपका पैशन है सितार, जी और आपको नौकरी भी इसी क्षेत्र में मिली। आप ऑल इंडिया रेडियो में जी जी कार्यरत हैं। जी। तो जब अपना पैशन ही अपना ऑक्यूपेशन बन जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि नहीं, आकाशवाणी मैं से भी बहुत जुड़ा। भाग्यशाली हूँ। हम लोग आकाशवाणी से जुड़े हैं। जी। और एक मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कलाकार, जो क्रिएटिव फील्ड का बंदा है, जो भी है, क्रिएटिव आर्टिस्ट को, क्रिएटिव बंदे को हमेशा फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहिए, जो सबसे मुश्किल बात है। जी क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव होता है और वो बेचारा फाइनेंशियली यदि स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है, हाँ तो उसकी क्रिएटिविटी कहीं तो भी रुक के वो फाइनेंशियल हाँ। डिसबैलेंस को ठीक करने में लग जाता है। जी जी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक थोड़ा सा एक एंड पे मुझे ऐसा लगा कि मैं ये काम करूं, और मेरी क्रिएटिव, मैं एटलीस्ट निश्चिंत तो रहूँगा एक तरफ से। जी यदि मुझे 2 प्रोग्राम नहीं होते हैं जी तो मैं, आकाशवाणी तो है मेरे जी पास। जी। इस तो तरह। आपका ये सपना था सितार, हाँ। और जो साकार हो गया। और यदि आप सितार नहीं होता आपकी ज़िंदगी में तो क्या होता? मैं क्रिकेट खेलता। अच्छा। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था। जी। मैं अच्छा लेवल पे खेल भी रहा था। हाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे इस बात से डर था। मुझे हाँ बताया गया कि तुम्हारे हाथ में यदि बॉल लग गई उंगली में, हाँ। तो सितार नहीं बज तो सकता। सितार के लिए मुश्किल हो जाएगी। हाँ और ये भी समझाया गया कि तुम क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, हाँ तब मैं जहाँ रहता था वो उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, वो एमपी था, मध्य हाँ प्रदेश था। तो मैंने, मध्य प्रदेश से आज तक कोई टेस्ट प्लेयर नहीं बना है, हाँ और तुम यदि जैसे ज़्यादा नेशनल पे खेलोगे, रणजी ट्रॉफी, और उसके बाद 28-30 साल के बाद स्पोर्ट्समैन है ना, कोच बन जाता है, हाँ और सितार लेके बैठोगे ना, तो मरने से 2 मिनट पहले भी सितार बजा के मरोगे। हाँ। यानी कलाकार कलाकार हाँ बना रहता हाँ। है। जी जी जी। तो बोले अब डिसाइड कर लो क्या करना हाँ है। हाँ हाँ। डिफ़िकल्ट था, कर लिया। हम्म। मुझे क्रिकेट मैच भी आया था और तानसेन आया था 16 साल में। ओहो हो। तो मेरे को एक डिसाइड करना था, तो मैंने, और उस समय आईपीएल होता तो बात अलग है। हाँ सही बात है। अच्छा, यहाँ पर यानी ये तो यानी आपका किस्मत थी और उसके अनुसार आप आए। अभी जो म्यूजिक अब चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहिएगा? यानी लोग सब पूरा नेट से देख देख कर, या फिर आजकल का जो म्यूजिक है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा म्यूज़िक सब तरफ हो रहा है, हम्म। पर अच्छा और सच्चा दोनों होना चाहिए। अच्छा। और यदि हम कोशिश करें, अभी कैसा हो रहा है कि मनोरंजन की तरह जी। देखा जा रहा है उसको, कि आप लोग 3 लोग बैठे हैं, मुझे यदि अच्छी सितार बजानी है तो मैं आपको का मनोरंजन करूँ मनोरंजन कर आपका। दूंगा, आपको लोग को इम्प्रेस कर दूंगा, देखो क्या हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ तो मेरा टारगेट है आपको खुश करना है। हाँ। यदि मैं सोचता हूँ मनोरंजन से ऊपर चली जाए बात, तो ऑटोमेटिकली आप तो खुश होंगे, आत्मरंजन तक पहुँच जाए। बिल्कुल। यदि मैं किसी की आत्मा को छू लेता हूँ तो मैं उस इंसान को तो छू ही लूँगा, ये तो जी तय जी है। जी। अब जब मनोरंजन आपने की ज़रूरत नहीं। मनोरंजन कहा हाँ। तो इतनी सितार बजी है फिल्मों में और इतना गाना हुआ है, इनमें से कुछ याद आता है आपको? सारा कमाल हुआ है। मदन मोहन साहब की उसमें ऐसी सितार बजी है, या ओपी नैयर साहब के, ये सभी जगह जहाँ जहाँ सितार बजी है। लता मंगेशकर साहब के जो जितने गाने हैं उसमें जो सितार बजी है, उस्ताद रईस खान साहब ऐसी सितार बजा के, वो 1 लाइन 2 लाइन में ऐसी बात कह के चले गए कि जो आज तक हम लोगों के लिए वो ऐसा लगता है कि जितना अच्छा लता जी का गाना हो रहा है उतनी अच्छा वो पीस बज के निकल रहा है, इक्वली। इक्वली। अच्छा। ऐसी वाली बात लगती है। तो नहीं, काम तो देखिए कोई वो गाना याद आता है आपको? रस्म उल्फत, अच्छा। या हमें है मता है, तो मताए कुछ कूचा कुछ बाजार बाजार की तरह। उसमें सब सितार तार सुनिए, वो सब हाँ। रईस खान साहब है। बहारों फूल बरसाओ। हाँ। हाँ। तो ये कमाल है। उसके पहले भी कई सितार, उस्ताद हलीम ज़फ़र खान साहब ने भी बहुत सितार बजाई हैं। जी। उनका भी उस समय शायद जनक जनक पायल बाजे में है, या एक मैंने रामायण
पुराना एक पिक्चर देखा था शोभना समर्थ जी का, उसमें एक तांडव था शिव जी का। उस तांडव में 8-9 मिनट का, उसमें अली मुजफ्फर खान साहब ने कंप्लीट सितार बजाई है 9 मिनट, ऐसा कमाल बजाया है जी वो, ऐसा लगता है कि हाँ उस तांडव के लिए पूरक है। जी तो बहुत कमाल का काम हुआ है। ये बड़े लोग हैं और ये कैसा होता है, हर एक का एक एरिया होता है, जॉनर बोलते हैं ना। मुझे आप मेरा एक एरिया शायद काम कर रहा है, मुझे हर एरिया में मैं शायद उतना इंटेलिजेंटली काम नहीं कर पाऊँ मेरे को, यदि आप जी कहें तो। जी जी तो इन लोग सब अपनी अपनी जगह के उस्ताद लोग हैं और सब ने बहुत कमाल काम किया और मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं ये सब चीज़ें। और गायकी अंग में अभी कौन बढ़िया गा रहा है, फिल्मों में भी या ऐसे भी? अभी तो सभी फिल्म सभी देखिए मैंने बोला ना, सब अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। संगीत मनोरंजन हो रहा जैसे है, आत्मरंजन होना चाहिए। आत्मरंजन की कोशिश तो सारे कर रहे हैं शायद। हाँ, कौन कैसा पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, मुझे देखिए अब फिल्म में बात करेंगे तो श्रेया घोषाल कमाल कर रही है, अरिजीत कमाल कर रहे हैं, या शंकर महादेव जी तो क्या बात है, या हरिहरन साहब का क्या बात है, इन लोग तो कमाल है। इन लोगों की गायकी में अभी तो, नए बजाने वालों में बजाने वालों में तो तबला सितार, इनमें कई बहुत है, कलाकार हैं। बहुत हैं, बहुत जितने। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि संगीत को लोग अपना रहे हैं और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी कैसे होता है, पहले यदि हम आज से 40-50 साल पहले, मेरे बचपन, मेरे 40 साल पहले यदि हम बात करें तो 10 बेस्ट सितार वादक ढूंढने से बड़ी मुश्किल से 10 बनते थे। अभी तो आराम से अब 25 भी बना लेंगे, जी इतना अच्छा जो सब आसपास हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो फ़र्क है, ये जो मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो हमारी जर्नी होती है ना, यदि सब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे लोग गॉड गिफ्टेड हैं, सबके घर में संगीत सबको थोड़ा बहुत मिला हुआ है खून में या संस्कार में, और वो लोग अब वहाँ से तालीम भी हो रही, गुरु भी अच्छे मिले, तालीम भी हो रही, मेहनत भी कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। वो हर कोई 95 तक पहुँच जाता है आउट ऑफ 100। वो 95 से 100 की जर्नी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर कई बार वो जर्नी करते करते 98 पहुंचते हैं, वो 98 से 100 होने के लिए शायद पूरी ज़िंदगी लग जाती है। जी तो ये आज से 40 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि इन लोगों ने 100 को ही टच टास्क किया। किया है, टच किया है। लेकिन अभी कई बार जो आत्मरंजन मनोरंजन का फ़र्क है ना, वो 98 और 100 का फ़र्क है, अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है। तो यदि हम क्या बात कही है। 98 में हैं और 98 को यदि 98 ही समझ के चल रहे हैं तो फिर कमाल होगा, लेकिन 98 को 100 समझ रहे होंगे तो मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो हम चाहेंगे कि आप पूरा 100% सभी सुनने वालों को दें और आगे भी सबका अरे मनोरंजन करते कोशिश रहें करना है। और आत्मरंजन भी करते रहें। जी जी तो हम आपको भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपके सितार तो हम सुनेंगे ही, और हम चाहेंगे कि ये सितार आपका और उसमें जितनी भी आपकी अभिव्यक्ति है, जितनी रचनात्मकता है, वो सदैव बढ़ती रहे। बस बहुत बहुत मुझे धन्यवाद, आमंत्रित करने के नमस्कार। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो श्रोताओं, आज हमने बात की संगीत की। बोलो तो सब सुनेंगे के इस एपिसोड को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अगले कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत के साथ फिर हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया एपिसोड रिलीज़ हो तो आपको तुरंत खबर मिले।